किया है। क्या रामराज में किसी भी दलित बच्ची का रेप हुआ है? क्या किसी बैकवर्ड बच्ची का रेप हुआ है? क्या दलित बच्ची को सताया जाता है? कहीं हुआ है रामराज में? ये रामराज नहीं है। रामराज होता तो सभी लोग चैन सुकून से सोते रहते और कोई वहीं पर बैक टू पवेलियन हो गए नीतीश बाबू, और कहीं इन लोगों का जम नहीं रहा है। पंजाब में जम नहीं रहा तो कहाँ गठबंधन इन लोगों का चल रहा है? ये तो सारे लोग किसी तरह से धक्का लगा रहे हैं कि हम विपक्ष में 150 सीट पा जाए, तो जो है धकेला जाए। ना रोजगार दे रही है, जैसे ना किसानों के यूरिया खाद जो है सब महंगे कर दिया है। यहाँ तक कि सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। डीजल पेट्रोल तो 2 रुपया सस्ता हुआ है। 2 रुपये? आप ऐसी बात कर रहे हैं सर, सूरज को चिराग दिखाना जैसा है। 2 रुपये का क्या मतलब है? 2 रुपये। आने वाले 10 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हुए लोगों को आप देखेंगे। मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो मोदी जी का शासनकाल जो है 10 साल हो गया। तो अगर मोदी जी के कहे के अनुसार अगर देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव नजदीक है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और कुल 10 विधानसभाएं हैं, जिसमें लालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत लालगंज, अतरौलिया, फूलपुर, पवई, दीदारगंज और निजामाबाद विधानसभा आती है। जबकि सदर लोकसभा सीट के अंतर्गत सगड़ी, मुबारकपुर सदर, गोपालपुर, मेहनगर विधानसभाएं आती हैं। बताते चलें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे। 6वें फेज में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा। 6वें फेज में होने वाले इस चुनाव के लिए 6 मई से नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि 7 मई को स्क्रूटनी होगी, 9 मई को नाम वापसी होगी, 25 मई को जिले की दोनों लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि 4 जून को मतगणना होगी। पहले फेज का नामांकन 27 मार्च को और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी फेज का नामांकन 14 मई और वोटिंग 1 जून को होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। सबसे ज्यादा 5वें और 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। सबसे कम पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होंगे। आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट से भाजपा ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी अब प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। धर्मेंद्र यादव को वहां से टिकट दिया गया है। वहीं बात करें लालगंज लोकसभा सीट की, तो लालगंज लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी व पूर्व सांसद नीलम सोनकर को एक बार फिर से भाजपा ने मौका दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद दरोगा सरोज को मौका दिया है। वहीं बसपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर बलिराम, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उन्हें बसपा भी लालगंज से टिकट दे सकती है। हालांकि अभी तक बसपा ने अपना टिकट क्लियर नहीं किया है। वहीं इस संबंध में तेज न्यूज की टीम ने क्षेत्र के कई जाने माने चेहरों से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम अतरौलिया विधानसभा के बूढ़नपुर तहसील में हैं। यहाँ एक समाज सेवी भी कहिए और सपा के युवा नेता भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो मतलब कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कैसी रणनीति बना रहे हैं और प्रत्याशी जो मिला इन लोगों को उसके बारे में क्या लोकप्रियता है, किस तरह से जीत की रणनीति बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं। चलिए परिचय दीजिए अपना। मैं मोहम्मद कैफी आजमी, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव जो 24 का है, आज समझ के चलिए कल से आचार संहिता भी लग जाएगी और प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है दरोगा सरोज को। यहाँ से इनकी क्या लोकप्रियता है, इनका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या लगता है? आपको मालूम होगा कि दुर्गा प्रसाद सरोज जी 2 बार के सांसद रहे हैं और ये लगातार जनता के बीच में रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो दिशा निर्देश होता है उस पे हम लोग काम करते हैं। और दरोगा सरोज जी जो है गांव-गांव जन जन तक पहुंच करके किसी की तेरही है, किसी का अंगना है, कोई मर गया है, किसी की बीमारी है, जारी है, सब में दौड़ते रहते हैं। अच्छा बताइए, जैसे दरोगा सरोज की लोकप्रियता नीलम सोनकर से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस समय वर्तमान सरकार जो सरकार चल रही है देश व प्रदेश में 400 के पार की बात कर रही है और आप बता रहे हैं कि दरोगा सरोज की काफ़ी लोकप्रियता है। अगर ऐसी लोकप्रियता सपा की रही होती तो 17 और 22 2 चुनाव हुए विधानसभा के, चूँकि यूपी में
सपा बसपा का बहुत बड़ा जनाधार था, लेकिन इन्होंने दोबारा मतलब कि किसी भी तरह से नहीं हासिल की अपनी सत्ता। क्या इस पे क्या रणनीति, क्या कमी रही? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं और उस वादे में जनता फंस गई थी। अच्छा, और 2 बार, 1 मिनट, 2 बार केंद्र में और 2 बार राज्य में सरकार बीजेपी की है, वादा 2 बार हुआ, जनता आपके हिसाब से मतलब जनता फंस गई, झूठ भरकर सरकार सत्ता में आई। लेकिन कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसे 2 बार प्रधानमंत्री काहे बने, 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बने बीजेपी के? मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो मोदी जी का शासनकाल जो है 10 साल हो गया। तो अगर मोदी जी के कहे के अनुसार अगर देखा जाए तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर आउट हो जा रहे हैं। इसको जो है लोग मजा ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को जो है पेपर होने से पहले उत्तर हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है। जैसे यह चीजें मान लीजिए, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और हर सरकारों में यह प्रमुखता से रहता है। बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर के और भी समस्याएं हैं जिनको लोग मुद्दा बना करके शासन सत्ता में आने की बात करते हैं। लेकिन 12 से 17 तक प्रदेश में सपा सरकार रही, तो आपने बताया कि इतना ज़्यादा काम हुआ है विकास का, तो कोई 2-4 कामों को बताइए जो आपको लगता है। आपने अतरौलिया विधानसभा, चूंकि यहीं पे रहते हैं, हम आपको बता दें 12 से 17 में जो है अतरौलिया से चांदनी चौक जो चौड़ीकरण हुआ है, उसके बाद बुढ़नपुर से अंबारी चौड़ीकरण हुआ है। आप नंदना से जो होकर के रास्ता जाता है अतराइट होकर के बुढ़नपुर में मिलता है, इसका भी चौड़ीकरण जो है चौड़ीकरण हुआ है 2009 में इस बसपा सरकार में। इसको क्या जोड़ रहे हैं इसमें? मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी की सरकार में चौड़ीकरण हुआ है, बसपा सरकार में उस पर लीपापोती की गई थी। नहीं, बसपा सरकार में चौड़ीकरण हुआ था, लेकिन हम ठीक है, आप अगर कहते हैं अतरौलिया विधानसभा में विकास की गंगा बही, तो अतरौलिया विधानसभा में अरौरा से कप्तानगंज रोड है। आपके 3 सपा के ही 3 बार से विधायक हैं और यहाँ के एमएलसी हैं कई बार से, माननीय बलराम यादव जो पुनः एमएलसी बने हुए हैं, और इस जिले के लिए गौरव की बात है। लेकिन यह रोड कहाँ के लिए नहीं बन रही है? अरौरा से कप्तानगंज जिस रोड पे चलने से राहगीर और यात्री और जो भी चालक हैं, जो भी इनके रिश्तेदारी, सब लोग रिश्तेदारी करना और खरीदारी करना बंद कर दिए, उस क्षेत्र में जाना बंद कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में माननीय संग्राम यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, आप सरकार में हैं, आप अहरौला से कप्तानगंज मार्ग को बनवा दीजिए और जहांगीरगंज जो मार्ग है सिकंदरपुर से होकर जाता है, उसके लिए भी कहा था माननीय विधायक जी ने कि बनवा दीजिए। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनवाया। तो उसके बाद जो है 7 जनवरी को हम लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाला था। चुनाव आया तभी आपको जन आक्रोश रैली याद आई? उसके पहले आपने कभी रोड के लिए आवाज उठाई? जैसे अगर इस चीज को करना था चुनाव से पहले भी तो कर सकते थे। आप क्षेत्रीय विधायक हैं, कभी कहीं बैठिए, तहसील में धरना दिए, कभी एक दिन आकर के आप जन आक्रोश रैली निकाल। जनता की राय है, जनता कह रही है कि चुनाव जो आगामी लोकसभा चुनाव, उसको देखते हुए क्षेत्रीय विधायक द्वारा एक रणनीति बना करके जनता के बीच में जाने का काम किया जा रहा है, जिससे हमको जनता हमसे इस रोड के लिए प्रश्न ना खड़ी करे। इसके बारे में क्या कहना? मैं आपको बता दूं कि माननीय विधायक संग्राम यादव जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं। उन्होंने कई बार जो है यहाँ से लिख करके भेजा है कि इस रोड को बनाई जाए, क्योंकि अगर 2-4 लाख 2-4 करोड़ की बात होती तो उस रोड को माननीय विधायक जी बना देते थे। लेकिन जो है ये रोड जो है कम से कम 60 करोड़ से एबव रुपया लगकर बनेगा। गड्ढा मुक्ति में 60 करोड़ रुपया लगेगा? गड्ढा मुक्ति में नहीं, उस जो इतने उतना रोड को गड्ढा मुक्ति किया जा सकता है। आवाजाही है वहाँ, उस रोड को चौड़ीकरण करना है। नहीं, अगर हम कह रहे हैं इस समय जैसे रोड चलने लायक जरूरी बनाना कि चौड़ीकरण बनाना, क्योंकि इस समय रोड चलने लायक नहीं है, तो पहले गड्ढा मुक्ति की बात करनी चाहिए। तो गड्ढा मुक्ति की बात करनी चाहिए, लेकिन आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री थे और हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए, जोगी जी ने कहा था। लेकिन आज तक कोई सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई और हम लोगों की मांग कल थी, आज है और रहेगी कि कप्तानगंज से अहरौला मार्ग चौड़ीकरण कर दिया जाए। और लगातार हम लोग इसके लिए भी धरना आने वाले कल में देंगे। आचार संहिता का सम्मान करेंगे
और उसके बाद हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि कम से कम वहाँ की रोडें बन जाए। और सिकंदरपुर से जो है जहांगीरगंज मार्ग है, वो भी हम लोग चाह रहे हैं कि रोड बन जाए। और आप चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हम लोग चाह रहे हैं, अगर हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता, जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे बीजेपी वाले और सपा वाले अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है तो सपा के कार्यकर्ता बीजेपी पे ठेल रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक सपा का है तो उनको बनवाना चाहिए। तो इसमें दोनों चीजों में क्या फर्क लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, वो उधर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, और आजमगढ़ की 10 सीटों पर सपा की विधायक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बहुमत सरकार थी, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं भी थे वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विकास किया था। जैसे कि आपको बता दें कि उस समय 17 में यह भी इसी विधानसभा की सड़क थी, तब भी टूटी थी। उस समय काहे के लिए नहीं बनी है सड़क? ऐसा क्या वजह रही कि इस सड़क को छोड़ दिया गया? क्योंकि निगाह नहीं पड़ी। हाँ। उस समय निगाह पड़ी तो उस समय रोड बनी थी। उसी रोड पर हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिला विद्यालय बनवाया है समधी में, आपने देखा होगा। अच्छा। लेदौरा में डेयरी भी खोली गई है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से बंद करना चाहती है कि वो बंद हो जाए। हमारी सरकार अगर बनेगी और ये 24 में अगर गठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की, तो वहां जो है वो चौड़ीकरण कर ही दिया जाएगा। अगर उस रोड का चौड़ीकरण हो जाएगा। रोड का चौड़ीकरण नहीं, जैसे रोड पहले बनानी चाहिए थी, पहले डेयरी बनानी चाहिए थी। पहले रोड बनानी चाहिए थी, रोड हम लोगों ने बनाया था। अब 10 साल तक रोड चलेगी थोड़ी, नहीं 15 साल तक। आज आप चौड़ीकरण की बात नहीं, आज आप चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। कल तो आप शासन सत्ता में थे तो आप रोड चौड़ी कर सकते थे, उसके बाद योजनाओं को ला सकते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं। अतरौलिया से करने का बहुत नहीं था, जनसंख्या बहुत कम थी, आवाजाही कम थी। अब जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ी है, लोगों को आवाजाही बढ़ी है। अब वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहाँ विद्यालय बनवाई थी, वहाँ पर जो है डेयरी लगी, तो अब लोगों का आवाजाही बड़ा हो गया। तो अब वहाँ पर रोड डेयरी जो है, डेयरी चल पा रही है? काहे नहीं, हमारी सरकार थी तो हमारी डेयरी चल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जनता को किस तरह से गुमराह किया जाए, जनता को किस तरह से जो है धकेला जाए। ना रोजगार दे रही है, जैसे ना किसानों के यूरिया खाद जो है सब महंगे कर दिया है। यहाँ तक कि सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। डीजल पेट्रोल तो 2 रुपया सस्ता हुआ है। 2 रुपये? आप ऐसी बात कर रहे हैं सर, सूरज को चिराग दिखाना जैसा है। 2 रुपये का क्या मतलब है? 2 रुपये का कोई मतलब नहीं है। 2 रुपये बढ़ा दीजिए। 2 रुपये बढ़ा घटा, कम से कम पेट्रोल अगर बिकना चाहिए तो 50 रुपए तक बिकना चाहिए। तो यहाँ तक कि राज्य सरकार जो 32 से 34 रुपए टैक्स ले रही है, केंद्र सरकार उतना ही टैक्स ले रही है। तो विकास नहीं हो रहा देश में? क्या विकास हो रहा है बताइए? अरे आपको विकास नहीं देगा। आप आजमगढ़ से मंदुरी से बैठेंगे हवाई जहाज से और लखनऊ पहुंच जाएंगे 1000 रुपये के अंदर। आपको जानकारी होगी, आप भी इसी विधानसभा से आते हैं, लालगंज लोकसभा से भी आते हैं। ये जो है हवाई पट्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी या माननीय बलराम यादव जी की देन है। इस पे उड़ान भरवा कौन रहा है? इसमें भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा सा भी सहयोग नहीं है। उड़ान भरन हमारी सरकार थी, हम उड़ान नहीं कराते। हमने तो फाइटर प्लेन उतरवा दिया था, आगरा पे हमने फाइटर प्लेन उतरवाया था। आजमगढ़ की बात करिए। आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, हर एक ईंटे में समाजवादी पार्टी का विकास है। चाहे आप रोड बेच ले लीजिए, जैसे चाहे आप सटियाओं की चीनी मिल लीजिए, चाहे आप कृषि विश्वविद्यालय ले लीजिए, चाहे आप जो भी योजना है। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? इस चुनाव में मुद्दा हमारा रहेगा कि नौजवानों को रोजगार दें, उसके बाद एमएसपी लागू करें, किसानों को जो है खाद जो है सस्ते मिले। कम से कम डाई जो है आप 1600 रुपये मिलती है, कम से कम 400 मिले। यूरिया कम से कम 200 रुपया मिले। और किसानों को जो आप तो देखते हैं रास्ते में सांड आ जाते हैं। याद आ गया, राम राज नहीं है। राम राज कहाँ है? राम राज अगर होता, महीने में 2 बार राशन। मैं बता दूं, मैं बता दूं, जब आपने राम राज की बात किया है, क्या राम राज में किसी भी दलित बच्ची का रेप हुआ है? क्या किसी बैकवर्ड बच्ची का रेप हुआ है? क्या दलित बच्ची को सताया जाता है? कहीं हुआ है रामराज में? ये रामराज नहीं है। रामराज होता तो सभी लोग चैन सुकून से सोते रहते और कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये रामराज नहीं है। चलिए ठीक है, फिर आगे चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेजी से बढ़ी हुई हैं, तो आइए हम जानते हैं कि जैसे चूंकि दोनों सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा
हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि चूंकि सपा का गढ़ है और प्रत्याशी दोनों जो पहले नीलम सोनकर लालगंज से हैं बीजेपी की, और दरोगा सरोज हैं सपा से, चूंकि लोकप्रियता दोनों लोगों की काफ़ी अच्छी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर बलराम भी इसके पहले सांसद रहे हैं। और अब हम जानना चाहते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और इस समय राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं और काफ़ी बड़ा अनुभव है, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ में खास इनका निवास है, क्योंकि गुड्डू जमाली का जो सपा में शामिल होना एक बड़ा संकेत देता है, सपा के लिए शुभ माना जाता है। जैसे गणित लगा के लोग बैठ रहे हैं कि सपा बहुत मजबूत होगी आजमगढ़ की सीट पे। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम वीरभद्र प्रताप सिंह है और मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष हूँ। और जैसे आगामी लोकसभा चुनाव में मतलब कि पार्टियों द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। लालगंज से नीलम सोनकर हैं और आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल नीरऊ है जो वर्तमान सांसद भी हैं। तो क्या आजमगढ़ में जो गुड्डू जमाली का जो सपा में शामिल हुए हैं, इससे क्या मजबूती सपा को मिलेगी कि नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने से और न होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव जब तीनों कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे, सपा के, बसपा के और भाजपा के, तो मान लीजिए घोषणा हो ही गई है, उसके बाद चुनाव की स्थिति और साफ हो जाएगी। रही बात आजमगढ़ के चुनाव की, तो आजमगढ़ का चुनाव अब देखिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से कौन लड़ रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि AIM के जो है प्रदेश, शौकत अली चुनाव लड़ेंगे, और बसपा से एक मुस्लिम चेहरा, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, चर्चा है कि वो आएंगे। तो जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी तो स्थिति साफ होने लगेगी। लेकिन निश्चित रूप से लालगंज सीट पे बताइए, जैसे लालगंज सीट पे पूर्व प्रत्याशी नीलम सोनकर है और दरोगा सरोज है जी, तो इसमें क्या लगता है कि सपा का पलड़ा भारी पड़ेगा? जैसे लोगों का समीकरण जो होता है कि काफी लोकप्रियता है दरोगा सरोज की, क्योंकि सपा के कार्यकर्ताओं में यह पहले से ही उनके द्वारा बताया जाता था कि अगर दरोगा सरोज को टिकट मिलता है लालगंज सीट से तो जीत एक तरफा है। ये बताया, चूंकि कार्यकर्ता ही बताता है, ना कि आम आदमी बताना चाहता है। कार्यकर्ता, हम मानते हैं कार्यकर्ता हर पार्टी का अपनी पार्टी को जिताना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ता को उसकी पकड़ पहचान तो होती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में कब कब किसका क्या दबदबा रहा है, किसकी कैसी लोकप्रियता रही है, इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं ना। चूँकि अपने प्रत्याशियों में दरोगा सरोज की दमदारी, दावेदारी बेहतर बता रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जो आपके कहने का आशय मैं समझ गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो कहेंगे कि बहुत एक तरफा हम जीत रहे हैं। बसपा के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो कहेंगे हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि दरोगा सरोज हुए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हुआ, पिछली बार तो यहाँ से बसपा जीत गई थी ना, नीलम सोनकर हार गई थी, सपा का कैंडिडेट हार गया था, सपा का कैंडिडेट गठबंधन, गठबंधन था उसमें, सपा का ही। लेकिन एक बात बता दें आपको कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। आप एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए, लोगों का सर्वे उठा के देख लीजिए, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 के पार का नारा लगा रहे हैं, उसको मत मानिए, लेकिन मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 300 के ऊपर जा रही है, 370, 375, 380 के लगभग पहुंच सकती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो जातिगत आधार पर क्षेत्रीय पार्टियों का जो बोलबाला था, उनका अब बंधन ढीला हो रहा है। कोई भी पार्टी किसी जाति विशेष के आधार पर वो चुनाव नहीं जीतती थी। जैसे सपा है, उसका मुख्य वोट था यादव और मुसलमान, लेकिन उसके साथ अदर बैकवर्ड्स जब जुड़ता था तो समाजवादी पार्टी जीतती थी। अदर बैकवर्ड्स अगर रहेगा साथ में तो कुछ चुनाव की स्थिति बदल सकती है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है कि अदर बैकवर्ड्स अब नहीं किसी तरफ झांक रहा है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, बड़ी हसरत भरी निगाहों से। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एज ए रिपोर्टर बड़े गट्स के साथ मैं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का बन के नहीं बोल रहा हूं।
आशीष जी, आने वाले 10 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हुए लोगों को आप देखेंगे। अच्छा, एक रिपोर्टर की हैसियत बता रहे हैं। हाँ, एक रिपोर्टर कैसे से बता रहे हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या नहीं है, क्या नहीं है। नहीं, दो चीजें बताइए जिससे लोग अभी से पूजा करना शुरू करें। अरे अभी से हम जो मैं कह रहा हूँ ना कि 10-15 वर्षों के बाद, अभी तो सत्ता में है, सत्ता में तो किसका, अब्राहम लिंकन का विरोध हुआ था। सत्ता में आयरन लेडी इंदिरा गांधी का विरोध हुआ था। वो चीजें जैसे आपने बताया कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या अलग किया, जो उन्होंने कहा। जैसे अभी सपा के लोगों ने कहा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ। 2 लाख, मतलब कि हर साल 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ हम कह रहे हैं 2 लाख है दे, लेकिन इस 10 सालों में तो आशीष जी पूरे विश्व की जनसंख्या का 20% जनसंख्या हमारे देश में है, और पूरे विश्व में जो आबादी है उसके सापेक्ष में पूरे विश्व में जो जमीन है उसका मात्र 2.4% जमीन हमारे पास है। ऐसे में ये तो अच्छा स्लोगन है कि हिंदुस्तान की बेरोजगारी हम दूर कर देंगे। कौन दूर कर दिया? इसके पहले कांग्रेस थी, सभी लोग कलेक्टर हो गए थे। समाजवादी पार्टी थी तो क्या एक तरफ से सबको रोजगार मिल गया था? जनता सब समझ रही है। ये सब स्लोगन तो बोलते बोलते लोग थक जाएंगे। 1 अरब 40 करोड़ लोगों में कम से कम 40 करोड़ के लगभग बेकार लोग हैं। कौन सी ऐसी पार्टी आएगी जो सबको रोजगार दे देगी? रोजगार तो मिल ही रहा है, जो योग्य लोग हैं उनको मिल रहा है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। रोजगार का मतलब होता है कि अपने बल पे उद्योग धंधे करने वाले लोग भी रोजगार परक माने जाते हैं, और वो सरकार कर रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं, राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना, लेकिन आज फैजाबाद यानी अयोध्या में जाएंगे ना तो वहां का एक आम व्यक्ति हजारपति से लखपति हो रहा है, लखपति से करोड़पति हो रहा है। इतनी अधिक संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। रोजगार का एक साधन हुआ, देश की बॉन्डिंग मजबूत हो रही है। इस बार का मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या है? किसका चुनावी मुद्दा? कांग्रेस का कि भाजपा का कि कांग्रेस का ही बता दीजिए, चाहे जिसका भी बताया। पत्रकार है तो आप किसी को बता सकते हैं। हाँ, चुनावी मुद्दा ही तो फंसाने वाली बात आप कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा अलग अलग पार्टियों का अलग अलग होता है। जैसे आपको क्या लगता है, कुछ मुद्दा है कि सारे मुद्दे खत्म हो गए? मुद्दा सारे खत्म हो गए कि कुछ मुद्दे बचे हैं? क्योंकि बेरोजगारी तो समाप्त नहीं होने से। अगर पत्रकार हैं, अगर आप पत्रकार हैं तो आप चाहे प्रिंट मीडिया देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, कोई चैनल देख लीजिए, उसमें जो मुद्दा दिखाया जा रहा है वह इस समय यही दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में सरकार में आ रही है। उनका पोल बता रहा है, मैक्सिमम लोगों का। किसी एक चैनल का पोल बता दीजिए जो कह रहा हो कि कांग्रेस आ रही है सरकार में। किसी एक पत्रकार का वो बता दीजिए डाटा कि वो कह रहा हो कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जो है ज्यादा सीट जीत रही है। गठबंधन फेल। हाँ, बिल्कुल फेल है। अब कैसे फेल होगा यार? हम ये कह रहे हैं कि ममता जी अलग राग अलाप रही हैं, और जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया वही फिर बैक टू पवेलियन हो गए नीतीश बाबू, और कहीं इन लोगों का जम नहीं रहा है। पंजाब में जम नहीं रहा तो कहाँ गठबंधन इन लोगों का चल रहा है? ये तो सारे लोग किसी तरह से धक्का लगा रहे हैं कि हम विपक्ष में 150 सीट पा जाएं। तो पूरी तरह से जैसे कि वो देखिए, मुझसे पूछने से अच्छा है कि अपने चैनलों को देख लीजिए, रिपोर्टरों की राय ले लीजिए, वही राय मेरी भी है। जैसे ये तो जनता का आरोप लग रहा है कि मीडिया बिक चुकी है, बीजेपी खरीद चुकी है, तो मीडिया तक प्रश्न लगा। आप बिके हुए हैं क्या? अब जब जनता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप बिके हैं? जैसे जब हमारी विचारधारा बिके नहीं है तो जब हम शासन सत्ता से सवाल ना करें तो हम बिके हुए हैं। मीडिया के बारे में जो लोग बोल रहे हैं कि मीडिया बिक चुकी है, उनका जमीर बिक चुका है। मीडिया के ऊपर कुछ भी अंगुली उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें, माहौल को देखें। मीडिया वही दिखाती है जो माहौल बताता है। मीडिया ये नहीं करती है कि कोई
चीज नहीं होने वाली है उसको दिखाने लगे। अगर पूरे सारे चैनलों के सारे जो पॉलिटिकल विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आ रही है, तो उसमें वो लोग भी बिक गए हैं। ये कह दिया जाए कि क्षेत्रीय पार्टियां जा रही हैं, ऐसा तो है नहीं। जनता का जो मूड है वो दिखाई पड़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें हैं। फिलहाल चुनाव कौन जीतता है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तेज न्यूज।